नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेम दिखाओ यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या हम ये कह सकते हैं संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम क्या है बच्चों? भाषा है। संप्रेषण का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है बच्चों वाक्य, सेंटेंस। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद। पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है बच्चों वर्ण, या इसको हम ध्वनि कह सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं पहले वाक्य क्या होता है। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, ये क्या है बच्चों? एक वाक्य है। उपवाक्य की अगर हम बात करें, बच्चा रोकर सो गया। ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है? एक वाक्य है। अब मैं आपको उपवाक्य के बारे में बताता हूं। बच्चा रोया और सो गया। बच्चा रोया और सो गया। देखो यहाँ पे और ने इनको जोड़ा हुआ है बच्चों। ये देखो, ये बच्चा रोया ये उपवाक्य है, सो गया ये उपवाक्य है। बच्चा रोकर सो गया अगर हम कहें तो ये वाक्य है, या हम इसको पढ़ें बच्चा रोया और सो गया, ये कंप्लीट क्या है? वाक्य है। लेकिन सिर्फ बच्चा रोया और सो गया ये क्या है बच्चों? ये उपवाक्य है। अब पदबंध की हम बात करते हैं। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि पदबंध होते क्या हैं। लंकापति रावण ने सीता का हरण किया। लंकापति रावण ने सीता का हरण किया। यहां हम कह सकते हैं बच्चों, देखो रावण ने सीता का हरण किया, सेंटेंस पूरा है, सेंस पूरी है, सेंटेंस की मीनिंग हमें मिल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ क्या लगा हुआ है? लंकापति। अब लंकापति कौन है? रावण है। रावण कौन है? लंकापति है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये क्या है? ये पदबंध है, ये संज्ञा पदबंध है। लंकापति रावण ये क्या है? पदबंध है। अब देखो बच्चों, मैं बता देता हूं पद क्या होता है। देखो ये है सीता। सीता अगर स्वतंत्र रूप से कहीं लिखा हुआ है तो वो क्या है? शब्द। लेकिन जैसे ही किसी शब्द का प्रयोग हमने कर लिया बच्चों किसी वाक्य में, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये क्या हो गया? एक पद हो गया है। ठीक है। पद से छोटी इकाई होती है बच्चों अक्षर। अब यहाँ देखो अक्षर, ये जो राम शब्द है, अगर कोई पूछ ले राम में कितने अक्षर हैं, तो इसमें 2 अक्षर हैं बच्चों, रा जमा मैं। रा जमा मैं 2 अक्षर हैं। अब अक्षर से भी छोटी इकाई होती है बच्चों वर्ण। तो वर्ण विच्छेद हम कैसे? देखो यही शब्द है राम,
इसमें वर्ण कितने हम बताएंगे, रे हलंत प्लस आ प्लस मैं हलंत प्लस ए। कितने वर्ण हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई की हम बात करें तो क्या होती है, वाक्य होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर हम बात करें तो क्या होती है, वो वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े न कर सके उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम वर्ण कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला किन किन से मिलकर बनी हुई होती है बच्चों, देखो वर्णमाला मिलकर बनी होती है स्वर से और व्यंजन से। अगर हम परंपरागत रूप से बात करें तो बच्चों वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। अगर स्वरों की हम बात करें तो 11, व्यंजनों की हम बात करें तो कितने हो गए बच्चों, ये स्वर हो जाएंगे 13 और वर्ण हो जाएंगे 39। लेकिन परंपरागत रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो ये है 11। और यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं अनुस्वार को और विसर्ग को तो ये कितने हो जाएंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। और व्यंजन कितने हैं, 39 है बच्चों। अभी मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। स्वर हम किनको कहते हैं बच्चों, स्वर की अगर परिभाषा हम बताएं तो किसे कहेंगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर। व्यंजन की अगर परिभाषा हम बताएं तो क्या होते हैं बच्चों व्यंजन, व्यंजन होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैं अलग अलग से सारे आपको बता दूंगा स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कब कितने हमें काउंट करने हैं, कब इनकी गिनती कितनी हमें करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सिर्फ स्वरों के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, अगर परिभाषा कोई पूछ ले तो हम कहेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर अगर परंपरागत रूप से हम कहें तो 11 होते हैं, लेकिन देखो जब हम लिखते हैं लिखित रूप में 13, और जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों तो ये हो जाते हैं 10। परंपरागत रूप से हम क्या कहेंगे, 11। लिखित में स्वरों की संख्या कितनी है, 13। वो मैं आपको बता देता हूं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ अं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये हो गया बच्चों विसर्ग। देखो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है और ये री है। जब हम लिखेंगे तो हमें सबकी मात्राओं की जरूरत पड़ती है। जब हम लिखते हैं तो सबकी मात्रा की हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं री, तो री की जगह ये काम करता है बच्चों, री की जगह ये भी काम करता है बच्चों। और यहाँ पर अनुस्वार के लिए हम क्या करते हैं, अधर्नय भी हम बोलते हैं, यहाँ विसर्ग के लिए है। तो जब हम लिखते हैं ना बच्चों तब इनकी संख्या हो जाएगी 13, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो ये 3 स्वर हो जाते हैं कम, 3 स्वर कम हो जाते हैं। और ये जो अनुस्वार और विसर्ग है बच्चों, इनको हम अयोग वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वा।
देखो ये लिखे किनके साथ जा रहे हैं, स्वरों के साथ, लेकिन इनका रूप कैसा है, किसकी तरह ये बोले जाते हैं, व्यंजनों की तरह। ये स्वर तो हैं, ये स्वर तो हैं, लेकिन बोले किनकी तरह जाते हैं, व्यंजनों की तरह, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयोग व। ये सारी योग्यताएं एक स्वर वाली पूरी नहीं करते। जैसे हम लिखेंगे तो हम ये क्या लिखेंगे, ये स्वर है, कौन सा स्वर है, अनुस्वार, लेकिन जब हम वैसे लिखेंगे तो ये वैसे अधानय भी हम इसको लिख सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, अयोगवा। ये क्या है, अनुसार है, अनुस्वार है, और ये क्या है, विसर्ग है। इतनी बात समझ में आई। स्वर जब लिखेंगे तो 13, जब उच्चारण करेंगे तो 10। ठीक है बच्चों। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं बच्चों। स्वरों का वर्गीकरण अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो होगा वो होगा उच्चारण काल व मात्रा के आधार पर। सबसे पहला वर्गीकरण जो स्वरों का हम करेंगे वो किस पे करेंगे, उच्चारण काल व मात्रा के आधार पर। इसमें सबसे पहला होता है बच्चों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किनको कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। कम समय या एक मात्रा क्या कहलाते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई उ, ए ई उ, ये सारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर है। क्या में हम बात करेंगे दीर्घ, दीर्घ स्वर क्या होते हैं बच्चों, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, ये दीर्घ स्वर है। तीसरा अगर हम बात करें तो होता है बच्चों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें बच्चों दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, और इसका प्रयोग ज्यादातर नाटकों में, संवादों में किया जाता है। जैसे राम, ये जो बीच में जो मात्राएं हैं बच्चों, ये क्या है, प्लुत स्वर है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ये जो बीच में मात्राएं हैं बच्चों, ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। दूसरा जो हम करेंगे वो स्वरों का वर्गीकरण होगा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जीवा का मतलब तो बच्चों सबको पता होगा, हमारी जो जीभ है, टंग है, उसका हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखो बच्चों हमारी जीभ के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अगर भाग जो नोक है, बीच का जो मध्य भाग है, मोटा भाग है, उसको मध्य भाग कहेंगे। और जो बिल्कुल यहाँ पीछे गले में जो है उसको हम क्या कहते हैं, पश्च भाग कहते हैं। तो देखो बच्चों इसमें जो वर्गीकरण करते हैं वो क्या करेंगे, अग्रस्वर। क्या करेंगे इसमें, अग्रस्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग काम करता है, वो क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। जिह्वा का अग्रभाग, नोक काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर। जैसे ई ए और ऐ, ई ए ऐ आप बोलकर देख सकते हैं, ये क्या है, सारे अग्रस्वर है। अगर हम बात करें अब मध्य स्वर की, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग काम करता है।
मिडिल पार्ट काम करता है, तो वो सिर्फ क्या है बच्चों, ए है केवल। ठीक है, अब तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पश्च स्वर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये पश्च स्वर हो जाएगा। मतलब क्या है, पश्च पीछे, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा का पश्च भाग काम करता है, क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। बाकी भी जितने बच गए, जैसे ए बच गया है, आ बच गया है, ऊ बच गया है, ऊ बच गया है, ओ बच गया है, ओ बच गया है, ये डॉक्टर वाला ओ बच गया, ये सारे क्या है बच्चों, सॉरी ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तीसरा जो वर्गीकरण हम करते हैं बच्चों, ओठों ओष्ठ जिनको हम कहते हैं की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, तो इसमें हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी और अव्रतमुखी, व्रत का मतलब गोला, सर्कल, अव्रत मतलब जहां पर गोला ना बनता हो। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठों की आकृति एक व्रत, ओ व्रत के समान हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, व्रतमुखी कहलाते हैं। जैसे कौन कौन सा है, ऊ, ऊ, ओ, औ, ओ, ये डॉक्टर वाला ओ। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या हैं, व्रतमुखी स्वर हैं। अवर्तमुखी जो भी बाकी बच गए वो सारे अवर्तमुखी हैं। जैसे ई है, ई है, ए है, आई है, ए है, आ है, ये सारे कैसे हैं बच्चों, अवर्तमुखी हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे ओष्ठों की आकृति गोल नहीं होती, तो इनको हम क्या कहेंगे, अवर्तमुखी कहेंगे बच्चों। चौथा जो है, वायु के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण है इस बात पर आधारित है बच्चों के, जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो जो वायु है हमारे मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, तो देखो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसको भी निर्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। निनुनासिक कौन से स्वर होते हैं बच्चों, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह से बाहर निकलती है। निनुनासिक किनको कहेंगे, निनुनासिक या मौखिक भी हम इनको कह सकते हैं। इन वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह से बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं, निनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई सारे जितने भी हैं वो वर्ण, ये स्वर जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूनुनासिक। और अनुनासिक किनको कहेंगे, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह से निकलने के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है, तो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक। मुंह व नाक दोनों से बाहर आती है। अनुनासिक में देखो बच्चों, ये अनुनासिक का चिन्ह है जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो सब स्वरों पे जब हम ये लगा देंगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे बन जाएंगे बच्चों अनुनासिक। ठीक है, वायु के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर, सिर्फ मुंह से निकले तो हम उसको कहेंगे निनुनासिक, ए आ जो भी है सामान्य। अनुनासिक जब हम स्वरों के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। ये अनुनासिक है बच्चों, ये अनुस्वार है। ठीक है, चंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक, और सिर्फ एक जो बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। पांचवा वर्गीकरण देखो बच्चों, स्वरों का पांचवा वर्गीकरण है ये
घोषत्व के आधार पर, यहाँ घोष का मतलब है बच्चों कंपन, वाइब्रेशन, कंपन, घोषत्व का आधार। यहाँ देखो घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, सघोष और अघोष। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री यंत्र में घोष उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। और जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री यंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, वो क्या कहलाएंगे, अघोष। सघोष मतलब घोष के साथ, कंपन के साथ, अघोष बिना घोष के। ठीक है, तो स्वर सारे कैसे होते हैं बच्चों, स्वर सारे सघोष होते हैं। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा सिर्फ स्वरों के बारे में, स्वरों का वर्गीकरण। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी कक्षा 6 से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये आपके काम आने वाला है। इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं वर्णमाला से संबंधित हर एक प्रतियोगी परीक्षा में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।